Hi guys, Varun Wadhwa this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Adon Plus and VN Skating Academy. आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स और बिजनेस को क्या चाहिए होता है, फंड्स रेज करने होते हैं, पैसा लाना होता है अपने पास कि जिससे हम आगे और सस्टेन कर पाएँ, आगे और स्केल कर पाएँ। तो हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फंड्स की, है ना। फंड्स चाहिए तो उसके लिए अब सबके आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी स्टोरी टेलिंग के ऊपर कि कैसे आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं, आप कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो अब हमको फिर से कन्विंस करना है, बट सबके पास ये स्किल्स नहीं होते, सब नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं कर पाते लोगों को कन्विंस। तो फिर हम फंड रेज कैसे करें? तो हमको अब जैसे सपोज मैं हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग के स्किल्स खराब है, बट मेरे पास आइडिया मैंने बहुत अच्छा बना रखा है, बट मैं उस आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर सकता, मेरे को उस आइडिया को प्रेजेंट करना आता ही नहीं लोगों के सामने, बट मैं उसको रिटन फॉर्म में दे रखा है, लोग पढ़ लेते हैं तो वो हो जाता है। बट हमें चाहिए एक बंदा जो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में क्लिक कर दे, सामने वाले बंदे को क्लिक करा दे कि यार ये जो स्टार्टअप मैं कर रहा हूँ, ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टर्स को लाना होता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टर्स को पिच मारनी होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? अगर हमारे बस की नहीं है, मतलब जो ओनर है, जो फाउंडर है, उनके बस की नहीं है, तो फिर वो कौन करेगा? तो इसको फिल करने के लिए, एक गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक पार्टनर चाहिए होता है। और वो पार्टनर कौन होता है? वो पार्टनर होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऊपर है ये आज की पूरी वीडियो। आपको क्या बॉन्ड्स उनके साथ साइन करने चाहिए, कैसे उनसे काम निकलवाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, सारे नॉर्म्स इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते क्या है। मतलब अगर सपोज कि मैं अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढूंगा तो मैं उससे क्या काम करवाऊंगा या फिर वो मेरी क्या हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़, वो आपके बिजनेस आइडिया को समझते हैं, वो आपके बिजनेस आइडिया को अच्छे से एनालाइज करते हैं और वो आपकी उसमें हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रोथ में। तो बिजनेस ग्रोथ में जैसे आपकी हेल्प करेंगे ना, वो आपके साथ प्लानिंग करेंगे, वो आपके साथ थॉट्स बनाएंगे, आपके थॉट्स को समझेंगे, तो वो आपके साथ बैठ के पूरा आपका 10 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान वो सारा बनाएंगे, आपके साथ देखेंगे कि कैसे हमने उस प्लान को, जो आपका बिजनेस है या आपका स्टार्टअप है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आएगा और वो एनालाइज करेगा सारा कि कैसे, अच्छा आपने ये गलत किया, ये अच्छा, ये आपके थॉट्स को समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं आगे करना। और अभी आप जैसे सस्टेन कर रहे हैं, अभी आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं सपोज एक तरीके से, तो वो आगे आपके साथ और देखेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और उसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकंड, वो आपकी फंडिंग लाने में हेल्प करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके पास, क्योंकि उनके पास ना सोर्स होते हैं। वो उनका काम ही यही है, उनका काम है कि एक बिजनेस, एक स्टार्टअप को इन्वेस्टर्स के पास लेके जाना। और सारी जगहों के अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। आपका आईटी, अगर आईटी कंपनी है आपकी तो उसके लिए अलग इन्वेस्टर्स होंगे, अगर आपका ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए अलग इन्वेस्टर्स होंगे। तो सारी जगह पे अलग इन्वेस्टर्स काम करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी अलग होते हैं। आप कभी गलती मत करना कि आपका कोई बिजनेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में और आप इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जो मतलब आपका फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, वो आपकी फंड डिप्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, वो आपके जैसे सपोज आपकी कंपनी में पहले से फंड है, सपोज कि मेरी कंपनी की टर्नओवर अब 1 करोड़ रुपए की है, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हैं और मेरे पास जैसे मैंने अपने सेव कर रखे हैं 1 करोड़ रुपए, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर को लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास ये फंड्स हैं। तो अगर उसको आगे के 5 साल, जैसे अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई और मेरा बिजनेस ऐसा है जो कि कोरोना वायरस में नहीं सस्टेन कर सकता, तो वो कहेंगे आप इस फंड को रोको और इस फंड को ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे वो वहाँ से रेज आ सकते, जहाँ से फंड्स हमारे बैग आ सके। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ये सारी चीज़ें देखते हैं। उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी होते हैं, तो वो उस टाइम पे आपके फंड्स अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। ऐसे वो लोग काम करते हैं, तो वो आपके बिजनेस डेवलपमेंट में काम करते हैं, वो आपके फंड्स डिप्लॉयमेंट में काम करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर आ रहा है वो स्मार्ट हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो और वो काफ़ी ज़्यादा उसके नेटवर्क हो। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सैलरी पे काम नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कमीशंस पे काम करते हैं। अगर वो आपके स्टार्टअप में 10 करोड़ का ला रहे हैं, फंड्स ला रहे हैं, तो वो आपसे 1 या 2% की कमीशन चार्ज करेंगे। अगर वो 100 करोड़ ला रहे हैं आपकी कंपनी को, अगर वो आपकी कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उठवा रहे हैं, तो आपसे 2-3% चार्ज करेंगे, 1-2% करेंगे चार्ज। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपके नॉर्म्स होंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर आपकी कंपनी के लिए क्या क्या फ़ायदे करा सकता है, तो अब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढने निकल जाओ। बट उससे पहले जान लो कि अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मिल जाता है तो उससे क्या क्या काम करवाने हैं, क्या क्या बॉन्ड साइन करानी है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा लोग पैसे बर्बाद भी करते हैं इस चीज़ में। अब तक आपको समझ आ गया कि वो क्या क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं अगर वो आपकी कंपनी में आते हैं। अब आपको फिगर आउट करना है कि अब आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो वीडियो बंद कर दो, अगर ज़रूरत है या फिर आगे जानना है कि वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनमें
जो हम एक सही इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे चुनेंगे, तो वो क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो इसको 9 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ पे गौर फरमाएं। सबसे पहली चीज़ उनका क्रैकिंग रेट। उनका क्रैकिंग रेट कितना है, उन्होंने कितनी डील्स क्रैक कर रखी हैं अब तक। मतलब अगर सपोज उन्होंने 100 डील्स अब तक करी हैं, तो मतलब उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने 100 डील्स करी हैं, 100 बिजनेस के लिए उन्होंने 100 इन्वेस्टर्स के पास जाके पिच मारी है, बट उनमें से सिर्फ उन्होंने 10 डील्स क्रैक करी हैं। उन्होंने 90 डील्स ख़राब कर दी हैं, सिर्फ 10 डील्स क्रैक करी हैं। और एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जिसने 10 डील्स में से सिर्फ 4 क्रैक करी हैं, सिर्फ 4, मतलब सिर्फ 4। बट दोनों का अगर हम रेट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसने 100 डील्स करके 10 करी हैं उसका सिर्फ आ रहा है 10% का, और जिसने 4 करी हैं 10 में से उसका 40% का आ रहा है। तो मतलब 10 डील वाले का रेट हाई है। तो आपको ये चेक करना है कि किसका क्रैकिंग रेट ज़्यादा हाई है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हम लोग। अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकर ला रहे हैं तो हमें उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना जिसका क्रैकिंग रेट हाई हो। तो सेकंड पॉइंट, उनको आपका बिजनेस या आपका स्टार्टअप पसंद आ गया या उससे प्यार हो गया। तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी होगी मैन्युअली, जब आप उनको आइडिया समझा रहे हो, जब आप उनको चीज़ें बता रहे हो, जब आपको पढ़ रहे हो, तो उनका क्या बिहेवियर है। तो थोड़ी सी साइंस आपको लगानी पड़ेगी, उनके बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा कि आपका जब वो पढ़ रहे हैं या फिर जब आपका समझ रहे हैं, आपकी स्टोरी समझ रहे हैं, तो उनको उससे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही बिजनेस के लिए बहुत बार काम किया है। या फिर यार इसके लिए मैं ढूंढ रहा था, मतलब हाँ ऐसा, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, इसके साथ काम करना है यार, ये वाला बिजनेस मॉडल मेरे ध्यान में है। एक ऐसे इन्वेस्टर जिसको ये बहुत पसंद आएगा। उनको प्यार होना चाहिए आपके स्टार्टअप से, आपके बिजनेस से। तो हमें देखना है, सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सिर्फ उनको पसंद आया या फिर आपके बिजनेस से उनको प्यार हो गया। तो सेकंड पॉइंट पे गौर फरमाना। थर्ड पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वो एक्शन टेकर है, क्या वो मतलब एकदम चुस्त दुरुस्त बंदा है, या फिर वो थोड़ा सा डल वल सा कि हाँ जी सर हो जाएगा, हमने बहुत फंडिंग उठाई है। ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना। वो बंदे की एनर्जी होनी चाहिए रणवीर सिंह की तरह। उस बंदे के अंदर मतलब अलग लेवल का ब्लास्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मतलब यार इस बंदे का जो स्टार्टअप लिया ना, इसकी तो फंडिंग उठानी है। जैसे कि आपको वो फंडिंग की जरूरत है ना, ऐसी उस बंदे को भी उस फंडिंग की जरूरत होनी चाहिए, उसमें उतना पैशन होना चाहिए। तो आपको देखना है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसमें इतना पैशन हो, इतना एक्शन हो, इतना मतलब हो एनर्जी, तो ही उसके साथ काम करना, वरना बाय बाय कर देना। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रैकिंग टाइम। उनका कितना ज़्यादा क्रैकिंग टाइम है, मतलब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कितनी ज़्यादा टाइम में वो आपको फंडिंग दिलवा सकते हैं, वो आपके फंड्स ला सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि उनका कितना, ही आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस बंदे पे आप पैसा लगा रहे हैं, जिस बंदे को आप अपना पार्टनर बना रहे हैं, उस बंदे पे आपको पहले से ही ट्रैक देखना पड़ेगा कि उसका ट्रैक क्लियर है या नहीं है। मतलब उस पर उसको कितना टाइम लगता है, क्या वो आलसी तो नहीं है कि मतलब उसने हामी भर दिया, आपसे पैसे ले लिए एडवांस, और उसके बाद वो बस लगा पड़ा है कि हाँ जी सर मिल जाएगी, टेंशन मतलब मिल जाएगी। तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। आपका 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की, ये स्टार्टअप की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। 6 महीने के अंदर अंदर स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, उनके पास फंड नहीं होते, तो वो लोग नहीं सस्टेन कर पाते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा कि उनका क्रैकिंग टाइम कितना है। तो फिफ्थ पॉइंट, सिमिलर साइज कंपनी। आपकी कंपनी का जो साइज है, सपोज आपकी कंपनी साल का 5 करोड़ कमा रही है और वो फंडिंग लाते हैं जो साल की 50 करोड़ कमा रही हैं कंपनियां, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत हाई लेवल वाली फंडिंग्स हैं और वो आप इतनी फंडिंग आप पे नहीं लगाएगा कोई, क्योंकि जो हाई लेवल की फंडिंग लगा रहे हैं उनको पता होगा कि यार ये वाले बिजनेस पे इतना वैल्यू लगाने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको देखना होगा कि वो इन्वेस्टर चुने, या फिर आपकी कोई फंडिंग है, आप 10 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमाती है आपकी कंपनी, और वो 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाली कंपनी उसके साथ काम करते हैं, वो भी सही नहीं है। आपको देखना होगा 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, बट आपको वो देखना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो बंदा आपके थोड़े से फ्लक्चुएशन में काम करता हो, ना कि बहुत ज़्यादा या बहुत नीचे, तो उसके साथ भी काम नहीं करना। 6th पॉइंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस एज इन उस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने जिन के लिए अब तक काम किया। सपोज आपने उस वाले को चुना जिसने 10 कंपनियों के साथ काम किया और जिसमें से 4 डील क्रैक करी है, तो आपको 10 के 10 का रेफरेंस लेके बाकी 6 का भी लेना है और जिनकी डील्स क्रैक करी है उनका भी ओपिनियन लेना है। आपसे जो पॉइंट्स मैंने अभी पहले बताया वो सारे आप उनसे पूछना, वो सारे आप एनालाइज करना कि देखना हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और ये 10 में से 8 पॉइंट मैं इसको दे सकता हूँ, तो ही इसके साथ काम करना, क्योंकि रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनिशियल उसको स्टार्टिंग में थोड़े से पैसे दे दिए एज अ एडवांस और उसके बाद आप लटक गए और आप लटके ही रह जाए।
तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। सेवेंथ पॉइंट ये है कि लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन योर नीश। आपकी जो नीश है, आपका जो एक स्पेसिफिक एरिया है, जो जॉनर है, कि सपोज आपका ग्रोसरी स्टोर है, तो अब आपको ग्रोसरी स्टोर के लिए लेनी है और उसके जो इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ आप काम कर रहे हैं, ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया मिल गए, बट उसके पास ग्रोसरी स्टोर पे इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ही नहीं है। उसके पास इन्वेस्टर्स है जो आईटी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसके पास इन्वेस्टर्स है जो ऑटोमोबाइल्स पे काम करना चाहते हैं, उसके पास सिर्फ एक या दो ही ग्रोसरी वाले हैं, तो भी उसके साथ काम मत करना। आप देखना कि वो लोग, आप उस इन्वेस्टमेंट बैंकर को चुनिए जो आपकी नीश में अच्छा हो। सपोज अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आप ऐसे देखें कि उसके पास कम से कम 10-15 ऐसे लोग हों जो ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऐसे इन्वेस्टर हो, ना कि उसके बाद इन्वेस्टर्स की लिस्ट 100 है बट आपके नीश वाले, आपके जॉनर वाले उसके पास 2 या 3 बंदे हैं, तो उसके साथ भी काम नहीं करना, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर 2 ही बंदे हैं कि वो लोग 2 बंदे भी आपके उसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट, या बहुत कम पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 8th पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ़ी कितनी चार्ज कर रहे हैं वो लोग। मतलब अब आपके साथ मैंने आपको पहले बताया था कि वो लोग सैलरी नहीं लेते, वो कमीशन पे काम करते हैं। तो जब आपकी थोड़ी छोटी फंडिंग होती है ना, मतलब अगर 10 करोड़ से नीचे की, तो वो यूजली थोड़ी सी स्लाइटली हाई अमाउंट चार्ज करते हैं। वो लेते हैं 2% से 3% का। अगर कोई 3% या 4% से ऊपर मांग रहा है ना, तो उसको तो मना कर दो भाई, नहीं चाहिए हमें फंडिंग, क्योंकि ये मार्केट रेट नहीं है। मार्केट रेट है 10 करोड़ से नीचे का या उससे बिल्कुल कम में, मतलब छोटी फंडिंग्स के लिए मार्केट रेट है 2 से 3% का, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4। और अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई फंडिंग जा रही है, मतलब 50 करोड़ से ऊपर की जा रही है, तो फिर 1.5 से 1.5-2 तक का होता है। 2%, 1.5%, 1% की वो लेते हैं कमीशन। तो अब आपको वो चीज़ भी देखनी है कि वो बहुत ज़्यादा फीस हाई ना हो उनकी। तो अब आपको ये चीज़ भी देखनी है कि उनकी बहुत ज़्यादा फीस हाई ना हो, उनके फीस रेट सही हो। अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सीधा मना कर देना, चाहे वो कोई भी गारंटी दे रहे हो आपको, आप सीधा काम मत करना उनके साथ। 9th पॉइंट, ये 9th पॉइंट थोड़ा डाइसी है। जब मैं रिसर्च करा था तो काफ़ी ज़्यादा जगह पे बोला गया, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ, वरना मैं प्रेफर नहीं करता पर्सनली, क्योंकि मैं खुद काफ़ी छोटा हूँ, खुद मैं बहुत यंग हूँ। बट 9th पॉइंट पे आते हैं तो आपको समझ आएगा 9th पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट में ये है कि आप जिस इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा एज में बड़ा हो, वो कॉलेज का स्टूडेंट ना हो, वो जस्ट पास आउट ना हो, या फिर उसको इंडस्ट्री में 1 या 2 साल हुए हो, तब भी थोड़ा सा डाइसी हो जाना। देखना कि वो थोड़ा सा एज के साथ हो, क्योंकि उसके पास ना वो पैसे लाने वाला है आपकी कंपनी के लिए करोड़ों में। तो करोड़ों में अगर बंदा ला रहा है तो जो सामने वाला बंदे पास पैसे देगा ना, उसके पास इतने ज़्यादा टफ सवाल होंगे कि एक बंदे को मेंटली भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए और इमोशनली भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो वो चीज़ एक एज के साथ आती है, और ये चीज़ पे मैं डिसएग्री करता हूँ, बट मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत हर जगह मेरे को ये मिला, तो इसलिए मैं 9th पॉइंट ये डाल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। तो आप देखना कि आपके पैसे आ रहे हैं यार, उस बंदे से पैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एज में बढ़ाओ। और अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप जा सकते हैं छोटे लोगों के साथ, और छोटे लोगों में पैशन ज़्यादा होता है। तो अब आप जान चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते क्या हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके स्टार्टअप्स में, आपके बिजनेस में। और अब आपने ये भी जान लिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की क्या क्या चीज़ें देखनी है कि आप उनके साथ काम करें, आप उनके साथ पार्टनरशिप करें। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, पार्ट 2 जो इस वीडियो का होने वाला है। ये पार्ट 2 क्यों बना रहा हूँ मैं, इसमें कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर लोग मेरे को चिल्लाते हैं कि यार वीडियो छोटी बना कर। तो फिर मैं कंटेंट तो छोटा नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन तो उतनी डालनी पड़ेगी, तो फिर मैं इसको पार्ट 2 में डाल रहा हूँ। तो पार्ट 2 में क्या रहने वाला है बता देता हूँ, कि सारे एग्रीमेंट्स, जो प्रॉपर एग्रीमेंट्स पे आपको काम करके चल रहा है उनके साथ, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो आपको इस वीडियो से और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो से पता चल जाएगा कि स्मार्ट लोगों के साथ कैसे काम करना है। तो क्या क्या आपको नॉर्म्स चाहिए, क्या क्या आपको एग्रीमेंट्स चाहिए, क्या बॉन्ड्स होने चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्यूचर में कभी चाहिए तो वो वीडियो फ्यूचर में रेफ़र कर लेना। अगर आपको सिर्फ जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ फीडबैक हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना। थैंक्स।